वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशोलॉजी ऑप्शनल और हम पीवाईक्यू सीरीज डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक 8A मीन्स रिलीजन एंड सोसाइटी का जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 5 एंड 12 कर लिया था। अब हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सेक्रेड एंड प्रोफेन। ये जो डखाइम की थ्योरी है सेक्रेड और प्रोफेन की उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 को एक साथ रीड किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, फिर देखेंगे। अब हमें सेक्रेड और प्रोफेन के बारे में लिखना है। 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया था। तो हमें स्कॉलर का नाम लिखना है, उनके वर्क का नाम लिखना है, पब्लिकेशन ईयर का नाम लिखना है। तो ये तो हो गया अपने आंसर को टेक्निकल बनाने वाली चीज़ें। फिर इंट्रोड्यूस कराएंगे बेसिक कंसेप्ट से, जैसे वो रिलीजन को क्या जानते हैं, वो नॉट द सुपरनेचुरल वाली बातें, डायकोटॉमी बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन की बात कर रहे हैं, सेक्रेड और प्रोफेन के बीच डायकोटॉमी, और रिलीजन को सोशल इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में ये देख रहे हैं। सेक्रेड क्या होता है, जिससे हम रिलेशनशिप रखते हैं डिस्टेंस एंड फियर का, हम उसको सुपेरियर मानते हैं अपने से। मीन्स ये प्रोफेन से सुपेरियर समझा जाता है, प्रोफेन से सुपेरियर समझा जाता है। तो प्रोफेन के रिस्पेक्ट में ही है। प्रोफेन का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? प्रोफेन का मीनिंग यहाँ पर कुछ गलत या खराब नहीं होता है। प्रोफेन का मीनिंग जो डे टू डे एक्टिविटीज में होता है, मंडेन होता है, उसको ही प्रोफेन कहते हैं। यहाँ पर सेक्रेड को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। अगर प्रोटेक्ट नहीं होगा तो ये सेक्रेड नहीं रह पाएगा। मीन्स सेक्रेड को सेक्रेड बनाया जाता है, कंटिन्यूअस उसमें एनर्जी खर्च होती है। तो जैसे प्रोहिबिशन एंड टैबू से एसोसिएट किया जाता है। एग्जाम्पल, रिमूविंग फुटवियर बिफोर एंटरिंग अ टेम्पल। अब देखिए सेक्रेड के एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखे हैं। मैंने आपको बताया था रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेक्रेड का एग्जाम्पल क्या हो गया? गणेश चतुर्थी से लीजिए। जो गणेश जी की प्रतिमा होती है, ये शॉप में जो रहती है तब ये क्या रहती है? प्रोफेन। और आपके जब मंदिर में आ जाती है तो हो जाती है सेक्रेड। और फिर जब इसका विसर्जन हो जाता है और आप इसको एक रिवर में प्रवाहित करते हैं तो फिर से ये प्रोफेन हो जाती है। अब देखिए, एक कोई सोशल ऑब्जेक्ट सेक्रेड से प्रोफेन बन सकता है, उसको कहा जाता है डीसेक्रलाइजेशन। और एक सोशल ऑब्जेक्ट प्रोफेन से सेक्रेड बन सकता है, उसको कहा जाता है सेक्रलाइजेशन। जैसे यहाँ पर जो शॉप में आइडल थी उसको सेक्रेड बनाया गया, ये प्रोसेस होगी सेक्रलाइजेशन। और जब सेक्रेड से प्रोफेन बनी नदी में प्रवाहित करने के बाद उसको कहा गया डीसेक्रलाइजेशन। तो हम सेक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन उसी से एसोसिएटेड जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, सेक्रलाइजेशन, डीसेक्रलाइजेशन, उसको लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? हम रीसेक्लाइजेशन के बारे में लिख सकते हैं। रीसेक्लाइजेशन क्या है? सिविक रिलीजन। मॉडर्न वर्ड में या कहें साइंटिफिक वर्ड में रिलीजन री इमर्ज कर रहा है, तो उसको रखाइम साहब टेक्निकल टर्म देते हैं रीसेक्लाइजेशन। मीन्स सिविक रिलीजन के रिस्पेक्ट में। ये हमें पता होना चाहिए, सिविक रिलीजन। अब हमने सेक्रेड के बारे में सब कुछ लिख लिया, नेचर ऑफ सेक्रेड, सुपेरियरिटी की बात कर ली, प्रोटेक्शन की बात कर ली। ऐसे ही प्रोफेन का मीनिंग पहले बताएंगे। ये बैड और इविल नहीं होता है। ये होता क्या है? ये मंडेन होता है, डे टू डे बेसिस पर यूटिलिटेरियन जो भी चीज़ें हैं वो होती हैं प्रोफेन। और एवरीडे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ही मंडेन है। जैसे 24 आवर्स में आप जब पूजा कर रहे हैं, पूजा घर के आसपास हैं, तो आप सेक्रेड ऑब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं, सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स। और बचे हुए आवर्स हैं, इसको हटा दें जब, वो आपके प्रोफेन हो जाते हैं। तो रिलीजन को सेक्रेड और प्रोफेन की बाइनरी में ही समझ रहे हैं कौन? डखाइम। तो प्रोफेन का मीनिंग होता क्या है? नॉर्मेलिसी, जो सेक्रेड नहीं है और या कहें जो प्रोफेन है, क्योंकि सेक्रेड में सुपेरियरिटी की बात होती है, प्रोफेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोफेन में यूटिलिटेरियनिज्म की बात होती है। ये रहा डिफरेंस बिटवीन सेक्रेड एंड प्रोफेन, और इसी में ही रिलीजन को देख रहे हैं कौन? इमाइल डखाइम। While the sacred is approached with reverence, the profane is used for practical day-to-day survival. जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप अपने घर के मंदिर को अप्रोच करते हैं तो आप चप्पलें बाहर उतार कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मंदिर एक सेक्रेड प्लेस है। उसको अप्रोच करने के लिए आपको कुछ स्पेशल रूल्स चाहिए, क्योंकि इन स्पेशल रूल्स की वजह से ही इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। सेक्रेड को सेक्रेड बनाया जाता है
कुछ प्रोहिबिशंस एंड टेबूज के द्वारा रिमूविंग फुटवियर बिफोर एंटरिंग अ टेम्पल। तो ये एक अच्छा सा एग्जाम्पल हो गया। और सेक्रेड के एग्जाम्पल ये वाले जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे। और क्या दे सकते हैं, राखी। आपकी शर्ट का धागा प्रोफेन हो सकता है, लेकिन जो आपके हाथ में कलावा है या जो आपके हाथ में राखी होती है रक्षाबंधन पर, वो सेक्रेड है क्योंकि वो रिलीजन से जुड़ी हुई। द रिलेशनशिप एंड डुअलिटी। डुअलिटी की बात क्या है, हमेशा सेक्रेड सेक्रेड रहता है और प्रोफेन प्रोफेन रहता है, ऐसा भी नहीं है। आल्दो ये बाइनरी अपोजिट समझ में आते हैं, लेकिन सेक्रेड से चीज़ें प्रोफेन बनती हैं और प्रोफेन से सेक्रेड भी बन जाती हैं। तो इन दोनों में जो चेंज है वो भी हमने देख लिया। प्रोसेस लाइक सेक्लाइजेशन, डिसेक्लाइजेशन, ये भी मैंने बताया। लड्डू दुकान में होते हैं तो प्रोफेन होते हैं, लेकिन जब मंदिर में चढ़ जाते हैं वो प्रसाद हो जाते हैं, तो सेक्रेड हो जाते हैं। तो प्रोफेन से सेक्रेड बनने की एक एग्जाम्पल ये भी है। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है। डर्कहाइम पोजिट्स दैट फीलिंग ऑफ सेक्रेडनेस अराइजेस फ्रॉम कलेक्टिव इफर्वेसेंस। तो जब लोग एक साथ मिले एक रिलीजन में तो कलेक्टिव इफर्वेसेंस की फीलिंग आई और उसी को सेक्रेड से एसोसिएट किया। जैसे पहले एक इंडिविजुअल रहता था प्रिमिटिव सोसाइटी में, फिर 50 लोग एक साथ उठने बैठने लगे एक रिचुअल्स के कारण। तो उन रिचुअल्स की वजह से लोग कुछ अलग हैप्पीनेस फील कर पा रहे थे, कुछ अलग फीलिंग ही फील कर पा रहे थे। उस वजह से उन्होंने उसको कंजर्व करना चाहा और उसको कंजर्व करने के लिए उन्होंने उसको सेक्रेड स्टेटस दे दिया और फिर बाद में वो गॉड की तरीके से देखा जाने लगा। तो जो गॉड से रिलेटेड सिंबल्स हैं इन एनी रिलीजन, वो सेक्रेड किसी ने बनाए गए होंगे क्योंकि उसको सेक्रेड बनाने से कुछ फंक्शनैलिटी पीछे है, सोशल सॉलिडारिटी है। तो यहाँ पर जो आपको सेक्रेड दिख रहा है, अगर उसके पहले चलेंगे तो कारण क्या है, सोशल सॉलिडारिटी। लोग समाज को बना रहना देना चाहते थे, इसलिए वो सेक्रेड है। प्रिमिटिव मैन कुड नॉट एक्सप्लेन दिस सोशल फोर्स। ये जो इकट्ठे हुए और जो कलेक्टिव इफर्वेसेंस आई, जो फीलिंग आई, वो उसको समझ नहीं पा रहे थे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको डिएटी और टोटेम से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। दस फॉर डर्कहाइम गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड। तो जो तुम्हें बाद में गॉड समझ में आ रहा है वो पहले सोसाइटी ही है, बस यहाँ पर क्या है, सोसाइटी का डिवाइन फॉर्म कर दिया। जैसे आप गॉड से बहुत चीजें गेट करते हैं, जैसे भगवान आपको क्या दे सकता है, सुख, समृद्धि, शांति। आप मानते हैं भगवान से सब कुछ मिल सकता है, ऐसे ही सोसाइटी भी है। यहाँ पे आएंगे तो सोसाइटी आपको सब कुछ देती है। आप बीमार हैं तो सोसाइटी के पास जाएंगे, डॉक्टर मिलेगा। आपको भूख लगी है, सोसाइटी के पास जाएंगे, रेस्टोरेंट मिलेगा। तो सोसाइटी ही वास्तव में आपको सब कुछ देती है, आल्दो आप एट्रीब्यूट करते हैं गॉड से। इन मॉडर्न टाइम ओल्ड सेक्रेड आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय न्यू सेक्रेड और सिविक रिलीजन। कुछ स्कॉलर ये कहते हैं अब तो मॉडर्निटी का जमाना है, साइंस का जमाना है, रिलीजन रहेगा नहीं। लेकिन डर्कहाइम कहते हैं इसमें ऐसा होगा, सेक्रेड सिंबल रहेंगे, बस क्या है, ओल्ड सेक्रेड नहीं रहेंगे, कुछ न्यू सेक्रेड आ जाएंगे। न्यू सेक्रेड का मीनिंग क्या है, पार्लियामेंट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपके कोर्ट्स हो गए, सिटीजनशिप हो गई, ये कुछ नए सेक्रेड सिंबल्स हैं और इसको एसोसिएट करते हैं सिविक रिलीजन से। तो मॉडर्न रिलीजन क्या होगा डर्कहाइम के अकॉर्डिंग, सिविक रिलीजन। सिंबल्स लाइक द नेशनल फ्लैग, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पार्लियामेंट आर नाउ अप्रोच्ड विद द सेम रेवरेंस वंस रिजर्व फॉर ट्रेडिशनल रिलीजियस टोटेम्स। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट नोट लिखना था सेक्रेड एंड प्रोफेन पर। मैंने सेक्रेड के बारे में बताया, प्रोफेन के बारे में बताया, इनके बीच कन्वर्जन के बारे में बताया, फिर मॉडर्न फॉर्म ऑफ सेक्रेड बताया, उसको सिविक रिलीजन से एसोसिएट कराया। तो मैं कंटेम्प्रेरी फॉर्म भी आपको डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ, आपको भी आंसर में ऐसे ही लिखना है। अब अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं, अब क्योंकि आपने सब अच्छा अच्छा लिख दिया, तो कंक्लूड में आप कुछ एक दो क्रिटिक भी लिख सकते हैं। However, scholars like Steiner argue that the dichotomy is not always absolute, as some things in real life can be mundane yet carry sacred undertones. ये भी बताते हैं क्या। Edmund Leach further suggested that most social action actually falls somewhere in between these two extremes rather than being purely one or the other. अब देखिए ये जो आप डर्कहाइम बोल रहे हैं सेक्रेड और प्रोफेन की डायकोटोमी, मीन्स जो सेक्रेड है वो एट ए टाइम प्रोफेन नहीं हो सकता और जो प्रोफेन है वो एट ए टाइम सेक्रेड नहीं हो सकता। आल्दो सेक्रेड से प्रोफेन बनने की कहानी वो बताते हैं, लेकिन स्टेनर साहब ये कह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे किसी के लिए कोई चीज़ मंडेन हो सकती है, लेकिन दूसरे इंडिविजुअल के लिए वही चीज़ सेक्रेड हो सकती है। देखिए
हर कंकर में शंकर को देखा जाता है, कंकर में शंकर इन हिंदू बिलीफ। तो किसी के लिए कंकर मारने के लिए हो सकता है और किसी के लिए वो रिलीजियस बिलीफ हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति के लिए सैक्रेड और प्रोफेन की मीनिंग अलग अलग है। दूसरा एक और एग्जांपल देखिए इन्हीं दोनों से। गंगा एक टाइम पर नॉर्मल रिवर है, एक टाइम पर सैक्रेड मीनिंग रख रही है, उसको हम माँ भी कह रहे हैं, यहाँ पर प्रोफेन भी है, रिवर मान लिया, और गंगा में हम वेस्ट डिस्चार्ज भी कर रहे हैं। अब बताइए क्या जो एब्सोल्यूट डायकोटोमी बिटवीन सैक्रेड एंड प्रोफेन बनी है, गंगा क्या एक टाइम पर सैक्रेड है और क्या दूसरे टाइम पर प्रोफेन है? ऐसा नहीं है, वो एक टाइम पर सैक्रेड भी है प्लस प्रोफेन भी है। ये बात बता रहे हैं कौन? स्टेनर। ऐसे ही कुछ लीच भी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सैक्रेड प्रोफेन की डायकोटोमी एग्जिस्ट नहीं करती। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। गिव एन असेसमेंट ऑफ डर्खिमियन नोशन ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेन इन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। वही सब बातें जो हमने पहले लिखी यहाँ पर उसका असेसमेंट करेंगे। तो बुक का नाम, स्कॉलर का नाम, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन, तो डायकोटोमी की बात बताई, सोशल इंटीग्रेशन की बात बताई, जो उनका बेसिक प्रीमाइस है थ्योरी का, वो सब यहाँ पर लिख दिया। सैक्रेड एंड प्रोफेन के बारे में लिखा, सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, सुपेरियर इन डिग्निटी, डिस्टेंस एंड फियर का रिलेशनशिप है। कुछ एग्जाम्पल्स लिखे जैसे ए पेबल, स्टेचू और माउंटेन कैन बी इम्ब्यूड विद सैक्रेडनेस, मीन्स कोई यूटिलिटेरियन वैल्यूज नहीं होती, ये भी बता दिया इस एग्जामिनर को, यूटिलिटेरियन वैल्यूज। और क्या बताया? द प्रोफेन, दिस रिफर्स टू द मंडेन, यूटिलिटेरियन एंड एवरीडे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। यहाँ पर यूटिलिटेरियन वैल्यूज दिख जाती हैं। नॉर्मल है इसका मीनिंग, और इसका मतलब खराब नहीं है, ये भी बता दिया। यहाँ पर सेक्लाइजेशन और डिसेक्लाइजेशन वाली बातें भी बता दी। एग्जाम्पल दिया प्रसाद का। म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी की बात बताई कि इसके लिए प्रोहिबिशन एंड टैबू चलेगा। गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड, तो गॉड सेक्रेड बनाया, मीन्स सेक्रेडनेस एसोसिएट की गॉड से, और यही रिलीजन बना। तो डर्कहाइम के लिए रिलीजन क्या है? सेक्रेड और प्रोफेन, ये बता दिया। सोसाइटी एज द रियल ऑब्जेक्ट, तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन वाली बात नहीं है। सोसाइटी वर्शिपिंग इट्स ऑन पावर, सोसाइटी खुद की ही पावर को वर्शिप करती है, खुद से ही। रिलीवेंस इन मॉडर्न सोसाइटी, सिविक रिलीजन के बारे में बताया, और न्यू सेक्रेड के बारे में फोकस किया। न्यू सेक्रेड, तो जो प्रीवियस आंसर में बताया वो यहाँ पर बता रहे हैं, और उसको हमने लास्ट में क्रिटिसाइज किया था, यहाँ पर क्रिटिकल असेसमेंट ऐसे करके लिख दिया। स्टेनर और लीच का हम देख चुके हैं, अब देख रहे हैं कुछ और क्रिटिकल असेसमेंट। जैसे डर्कहाइम फोकस्ड exclusively on the integrative role of religion and ignored its divisive, oppressive and exploitative roles। तो ये जो क्रिटिसिज्म है वो किसके द्वारा आएगा? मार्क्सिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एज पर मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स सच एज कम्युनल राइट्स और अनटचेबिलिटी। तो हमेशा रिलीजन सोशल सॉलिडरिटी की बात नहीं करता है, ये राइट्स की भी बात करता है। तो ये एक अच्छा सा क्रिटिक है इनका। आल दो इसको डिफेंड करते हैं कौन? डर्कहाइम। वो ये कह रहे हैं ऐसे रिलीजन जिनमें कम्युनल राइट्स होते हैं वो वास्तव में रिलीजन नहीं है, वो कुछ और हो सकते हैं, या कहें फॉल्स रिलीजन है। बोले मेरी अकॉर्डिंग रिलीजन तो वही है जो सोशल हार्मनी में मदद करे। दूसरा पीटर बर्जर कह रहे हैं निग्लेक्ट ऑफ इंडिविजुअल, आपकी थ्योरी में, रिलीजन की थ्योरी में इंडिविजुअल कहीं होता ही नहीं है। बर्जर क्रिटिक डर्कहाइम फॉर बीइंग रिलीजन सोनली एज सोसाइटी वर्शिप, आपने अकेला सोसाइटी वर्शिप कह दिया। अब बताइए एक इंडिविजुअल जिसे सोसाइटी ने सताया है, एग्जाम्पल लीजिए मीराबाई का। मीराबाई को पूरी सोसाइटी ने तंग किया, उनको जहर तक दिया गया, क्या वो ऐसी सोसाइटी की पूजा करेंगे? ऐसी सोसाइटी की वर्शिप करेंगे? शायद नहीं। उनके लिए वर्शिप उनके भगवान की वर्शिप थी, गॉड की वर्शिप थी। शायद वो डिवाइन इंटरवेंशन में बिलीव करती होंगी। आर्ग्यूइंग दैट इट इग्नोर्स द इंडिविजुअल क्वेस्ट फॉर मीनिंग, तो उनकी मीनिंग कुछ अलग थी। एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ डिविनिटी, शायद उन्होंने कृष्ण भगवान के दर्शन किए हों, क्योंकि ऐसी एक्सप्लॉइटेटिव सोसाइटी को कोई वर्शिप नहीं करना चाहेगा। तो मीराबाई का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल यूनियन विद डिवाइन की बात है यहाँ पर। तो ये जो बात है पर्सनल मीनिंग की, ये कौन कर रहा है? वेबर, कि आप रिलीजन को अपने हिसाब से समझेंगे हैं। कुछ और क्रिटिक देखते हैं। ये क्रिटिक जो है वो मेथोडोलॉजिकल फ्लॉज से रिलेटेड है।
मेडनोस्की ये कह रहे हैं आपने केस स्टडी की बातें तो की, आपने केस को स्टडी किया, लेकिन आप कभी वहां पर विजिट नहीं किए। आप तो आर्म चेयर सोशलॉजिस्ट हैं, आरामदायक कुर्सी पर बैठे रहे, डेटा उठाया कॉलिंस से, स्पेंसर से, जो कि ट्रेवलर्स थे। उनके डेटा के आधार पर आपने कह दिया रिलीजन इज इक्वल टू सोसाइटी वर्शिप, और ये सोशल सॉलिडरिटी बढ़ाने के काम आता है। तो ये सब बातें तो अच्छी हैं, लेकिन आप कभी वहां पर विजिट नहीं किए। तो ये क्रिटिकल असेसमेंट भी हमने कर लिया। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशंस, डर्कहाइम नोशंस रिमेन ए सोशोलॉजी ऑफ होप, demonstrating that as long as society exists, religion or the symbolic manifestation of the collective will passes to ensure moral integration and social solidarity। अब देखिए कंक्लूजन में आपको क्या लग रहा है, एक फ्यूचरिस्टिक थॉट है, पॉजिटिव सेंस में हमने इसको कंक्लूड किया कि बहुत सारे क्रिटिकल असेसमेंट हुए हैं, लेकिन फिर भी सोशल सॉलिडरिटी, मोरल इंटीग्रेशन में आज भी रिलीजन वैसे ही मदद कर रहा है जैसा कि डर्कहाइम बोल रहे थे। इसलिए इनकी जो सोशोलॉजी है, सोशोलॉजी ऑफ होप कहिए या कहिए सोशोलॉजी ऑफ फंक्शनैलिटी, हर चीज़ को फंक्शनल नज़रिए से ही देखते हैं, डिसफंक्शनल चीज़ों या कन्फ्लिक्ट की बात तो करते ही नहीं हैं। तो पॉजिटिव आउटलुक है इनका, बहुत पेसिमिस्टिक नहीं रहते, ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक रहता है इनका रिलीजन के रिस्पेक्ट में। तो अब हमने यहाँ पर ये क्रिटिक क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पर असेसमेंट की बात आई। तो असेसमेंट में हम इनकी डेफिनेशंस भी देखेंगे और थोड़ा बहुत क्रिटिक को भी देखेंगे। तो क्रिटिसिज्म भी देख लिया और डेफिनेशंस भी देख ली, ये सब बातें हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं, उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया और कैसे मॉडल आंसर में इसको लिखा गया। सो हाउ डर्कहाइम थ्रू द स्टडी ऑफ टोटेमिज्म डेमोन्स्ट्रेट द रियलिटी ऑफ रिलीजन। तो देखिए डर्कहाइम की जो रिलीजन की थ्योरी है उसको टोटेमिज्म से एसोसिएट किया जाता है। हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कैसे रियलिटी ऑफ रिलीजन को बता रहा है। तो रियलिटी ऑफ रिलीजन क्या हो सकती है, या तो फंक्शनैलिटी हो सकती है रियलिटी ऑफ रिलीजन, या कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो फंक्शनैलिटी और कन्फ्लिक्ट के रिस्पेक्ट में ही इसको आंसर किया जाएगा। लेकिन अगर डर्कहाइम की बात है तो फंक्शनैलिटी की बात है, तो हमें बस दिखाना है कि कैसे रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है और कैसे रिलीजन फंक्शनल है। में हमने उनके वर्क का नाम लिखा, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, स्कॉलर का नाम लिखा और बताया इनका इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो साइकोलॉजिकल का मीनिंग क्या है, मनगढ़ंत बातें नहीं हैं इनकी, ये सुपर नेचुरल वाली बातें भी नहीं कर रहे, ये सोसाइटी की बातें कर रहे हैं, इसलिए ये रियलिटी ऑफ रिलीजन है। तो पहले तो यही हमने एग्जामिनर को बताया। हिज सेंट्रल थीसिस इज दैट रिलीजन इज नॉट अ हाल्यूसिनेशन और एन इल्यूजन। तो ये कह रहे हैं रिलीजन इल्यूजन नहीं है। इल्यूजन कौन मान रहा है इसको, मार्क्स तो मानते ही नहीं रिलीजन जैसा कुछ होता है। इफ इट वर मेयरली और false belief, it could not have remained such a powerful and enduring force in human history। क्योंकि रिलीजन हमेशा रहा, पावरफुल रहा, तो इसलिए ये इल्यूजन नहीं है। मीन्स कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो उसके एग्जिस्टेंस का रीजन जो ये बताते हैं, ये फंक्शनैलिटी ही बताते हैं। ये अगर फंक्शनल है तो एग्जिस्ट कर रही है। तो अब देखिए ये टोटोलॉजिकल स्टेटमेंट समझ में आता है। इंस्टीड डर्कहाइम डेमोन्स्ट्रेट दैट रिलीजन इज अ सोशल फैक्ट दैट रिप्रेजेंट द रियलिटी ऑफ सोसाइटी इटसेल्फ। तो फोकस करिए रियलिटी पर, क्योंकि हम चर्चा किस पर कर रहे हैं, रियलिटी ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन क्या है, सोशल फैक्ट है। मीन्स समाज जो सोच रहा है वही रिलीजन है, सामाजिक सोच है रिलीजन। तो सोशल फैक्ट के कुछ एग्जाम्पल बताइए। इंडिया के केस में, इंडिया के केस में करप्शन एक सोशल फैक्ट हो सकता है, क्योंकि सभी लोग करप्शन के बारे में सोचते हैं और करप्ट वैल्यूज फॉलो भी करते हैं। रियलिटी में करप्ट वैल्यूज फॉलो करते हैं, किताबों में चाहे कुछ भी लिखा हो। और क्या, डॉरी एक सोशल फैक्ट है, जबकि डॉरी ना लेना एक लीगल फैक्ट हो सकता है। तो समाज में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, पैट्रियार्की एक यूनिवर्सल सोशल फैक्ट है। ज़्यादातर सोसाइटीज़ में पैट्रियार्की वाला थॉट दिखेगा, तो सामाजिक सोच है, आपकी या मेरी कोई इंडिविजुअलिस्टिक सोच नहीं है रिलीजन, ये पूरा समाज ही एक साथ सोच रहा है। अब देखते हैं कैसे रियलिटी ऑफ रिलीजन को डेमोन्स्ट्रेट करेगा। अगर उन्होंने टोटेमिज्म को स्टडी किया, डेटा कहीं से उठाया हो, कॉलिंस से, स्पेंसर से, आल्दो आर्मचेयर सोशलॉजिस्ट कहा जाता है इनको, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये एग्जिस्ट कर ही रहा था। अरुणा ट्राइब पर इसको अप्लाई तो कर ही सकते हैं, अरुणा ट्राइब इसको फॉलो तो कर ही रही थी, इसीलिए रियलिटी ऑफ रिलीजन ये यहाँ पर बताया गया। सैक्रेड और प्रोफेन तो आपको हर रिलीजन में मिलेगा, इसलिए ये रियलिटी है। मीन्स सैक्रेड और प्रोफेन आज भी आप हर रिलीजन में पाएंगे। कलेक्टिव इफर्बिसेंस,
जैसे इन्होंने रिचुअल को कहा सोशल बैटरी। सोशल बैटरी का मीनिंग क्या है? सोशल हार्मनी से है कि रिलीजन की वजह से या रिचुअल्स की वजह से सोशल हार्मनी हो जाती है, सोशल टेंशंस खत्म हो जाती हैं। आपका और आपके पड़ोसी का झगड़ा हो, आप ये सोशल बैटरी लगाइए, मीन्स माता का जागरण कराइए, आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, साथ में मिलकर पूड़ियाँ बनवाएंगे, पूड़ियाँ खाएंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, इन सब वजह से सोशल हार्मनी फिर से आ जाएगी। तो ये तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, यही रियलिटी है, रियलिटी। तो फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, सोशल बैटरी। गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड, तो सोसाइटी का फॉर्म ही गॉड है, तो सोसाइटी को थोड़ा डिवाइन फॉर्म दे दीजिए तो वो गॉड कहलाएगी। तो ये डिवाइन फॉर्म और सोसाइटी का मीनिंग क्या है? फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। आप एक साथ इकट्ठे होते हैं, आपको यही अच्छा लगता है, इसीलिए आप बार बार इकट्ठा होना चाहते हैं, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस। तो इसमें रियलिटी कहाँ दिख रही है? क्योंकि आप गॉड को पावरफुल मानते हैं, सोसाइटी भी वास्तव में पावरफुल है क्योंकि उससे ही आपको सब कुछ मिलता है। ये रियल थॉट है। आइडिया में आपको गॉड दिख रहा है लेकिन रियलिटी में सोसाइटी ही आपको कुछ देती है। रिलीजियस ड्यूटी एज सोशल ऑब्लिगेशन, जो धर्म में लिखा है वो अकेला सुपर नेचुरल वाली बातें नहीं है, वहां पर मंडेन बातें भी लिखी जाती हैं, क्योंकि सैक्रेड और प्रोफेन की बातें हैं, तो सैक्रेड की बातें हैं तो प्रोफेन की भी बातें हैं। और प्रोफेन की बातें क्या हैं? आपको डे टू डे एक्टिविटीज में क्या करना है, डे टू डे एक्टिविटीज, तो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज भी रिलीजन से गाइड हो रही हैं। मीन्स आपका धर्म तो आपकी रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है। और इवन सनातन हिंदू धर्म में धर्म को तो कहा जाता है वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका है हिंदू धर्म। फंक्शनैलिटी एज ए प्रूफ ऑफ रियलिटी। अब फंक्शनल स्कॉलर कहते क्या है? रियल है, अगर इसका हमें कुछ प्रूफ चाहिए तो फंक्शनैलिटी पे चले जाइए। फंक्शनल है इसलिए रियल है, रियल है इसलिए फंक्शनल है। ऐसे ये गोल गोल बातें घुमाते रहते हैं, रियल को फंक्शनल, फंक्शनल को रियल कहते रहते हैं। तो इनके जो स्टेटमेंट हैं वो टेलियोलॉजिकल भी समझ में आते हैं, कॉज को मीन्स बताते हैं, एंड को रिजल्ट बताते हैं, और ये टोटोलॉजिकल भी समझ में आते हैं, गोल गोल बातें घुमाते रहते हैं, टोटोलॉजिकल। ये इनका क्रिटिक है। आल्दो क्योंकि फंक्शनल है इसीलिए रियल है, ये भी कह देते हैं। फंक्शनल कैसे है? सोशल सॉलिडरिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पर बात ये किसकी नहीं कर रहे हैं? सोशल कन्फ्लिक्ट। चुपचाप या मुंह बंद कर लेते हैं सोशल कन्फ्लिक्ट पर। रिवाइटलाइजेशन स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मोरल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं। सोशल कंट्रोल भी इसी से है, रिलीजन से। देखिए हम लोग लॉ बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते, लॉ में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, लोग उन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। इसलिए सोशल कंट्रोल अगर आपको रखना है तो आपको रिलीजन से ही रखना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजन में सैक्रेड सिंबल्स होते हैं और उस सैक्रेड के बारे में सब लोग अनसर्टेन होते हैं, तो अनसर्टेनिटी को कोई वायलेट नहीं करता है। इसीलिए क्या सही है क्या गलत है ये रिलीजन ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों पर अप्लाई हो पाता है, कर पाता है, लोगों को समझा पाता है विजा भी लॉ। तो सोशल कंट्रोल भी रिलीजन से अच्छे से हो पाता है विजा भी लॉ। तो लॉ भी चाहिए और रिलीजन भी चाहिए, इसीलिए ये रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि ये छोटे से सोसाइटी पर अप्लाई किया गया टोटेमिज्म तो इसको बड़े पर अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं, ये आप कहीं भी अप्लाई करिए क्योंकि सोशल रियलिटी है। डकहाइम डेमोन्स्ट्रेट दैट रिलीजन इज यूनिवर्सली प्रेजेंट। अब देखिए रिलीजन हर जगह है, मीन्स टाइम ट्रेवल करिए तब भी रिलीजन है, या लोकेशन बदल लीजिए तब भी रिलीजन मिलेगा। जैसे इंडिया की बात करें तो उसमें 100 AD के दौरान रिलीजन होगा और 2026 में भी रिलीजन था। यूएसए में जाइए उसमें भी 100 AD के दौरान रिलीजन था और 2026 के दौरान भी रिलीजन है। मीन्स आपने लोकेशन बदल के देख लिया रिलीजन मिला, और टाइम बदल के देख लिया एक पर्टिकुलर लोकेशन पर तब भी रिलीजन मिला। मीन्स इससे पता लगता है रिलीजन तो यूनिवर्सली प्रेजेंट है, इसीलिए रियल है। अब ऐसा प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि हर जगह सोसाइटी है। अगर सोसाइटी है तो वो अपनी वर्शिप करेगी ही, और इसीलिए वहाँ पर रिलीजन दिखने लगता है। इसीलिए ये रियल थ्योरी है, ये कुछ आइडिया वाइडिया नहीं है। ऐसा नहीं है डकहाइम के मन में जो आया वो उन्होंने लिख दिया, ये रियलिटी पर आधारित थ्योरी है। बाई शोइंग दैट गॉड ऑफ अरुंटा वाज मेयरली देयर ओन क्लैन रिप्रेजेंटेड एज टोटेम। तो जो अरुंटा ट्राइब के जो गॉड होते थे वो खुद की क्लैन को ही दर्शा रहे थे, और वो आपस में खुद ही जब सोशली यूनाइट होते थे उसको टोटेमिक फॉर्म दे देते थे।
ही प्रूव्स दैट द रियलिटी बिहाइंड ऑल रिलीजन इज द सोशल फोर्स ऑफ द कलेक्टिव रियलिटी। तो ये सोशल फोर्स पे बता रहा है। दिस इज भाई ही प्रेडिक्टेड दैट रिलीजन वुड नॉट डिसअपियर। अब देखिए फिर फ्यूचरिस्टिक हमें लिखना पड़ेगा, मॉडर्न सोसाइटी से एसोसिएट करना पड़ेगा। तो आप कंक्लूजन में हमेशा पॉजिटिव बातें ही लिखें जहां तक पॉसिबल हो पाए। इन मॉडर्न टाइम इंस्टीड ओल्ड सेक्रेट्स आर सिंपली रिप्लेस्ड बाय न्यू सेक्रेट्स। और मनगढ़ंत बातें आप भी ना लिखें, कुछ स्कॉलर्स की बातें ही लिखें, बस उसका पैराफ्रेजिंग कर दें। जैसे डर्कहाइम न्यू सेक्रेट की बातें कर रहे हैं किसमें, सिविक रिलीजन, वो यहाँ पर मैंने लिखी। वेयर मॉडर्न सिंबल्स लाइक नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज द न्यू टोटेम्स फॉर सोशल सॉलिडारिटी। तो अब शायद अरुणा ट्राइब की जो टोटेमिज्म है वो पूरी दुनिया में यूनिवर्सली नहीं दिखें, लेकिन सिविक रिलीजन तो दिखेगा। तो सिविक रिलीजन आज एक लार्जर सोशल रियलिटी है, इसीलिए रियलिटी ऑफ रिलीजन में डर्कहाइम की थ्योरी, जो टोटेमिज्म वाली थ्योरी है, वो फिट बैठती है। क्वेश्चन नंबर 4, एलेबरेट द व्यूज ऑफ डर्कहाइम ऑफ द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये इनकी बुक का नाम है, इसको हमें क्या करना है, एलेबोरेट करना है। कीवर्ड देखिए एलेबोरेट। क्वेश्चन नंबर 4 2015 10 मार्क्स। तो छोटा सा क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स में हमें लिखना था, लेकिन मॉडल आंसर में मैंने कुछ इसकी लेंथ बढ़ाई है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसा होगा। इन हिज सेमिनल वर्क का नाम, पब्लिकेशन ईयर, एमाइल डर्कहाइम sought टू एस्टेब्लिश रिलीजन एज अ परमानेंट सोशल फैक्ट। तो जो इनका बेसिक आइडिया है उसको यहीं पर लिख दिया। रिलीजन कोई इंडिविजुअल की थॉट प्रोसेस में नहीं है, समाज में दिख रहा है तो सोशल फैक्ट है। तो क्योंकि रिलीजन को ये सोशल फैक्ट कह रहे हैं, ये एक टेक्निकल वर्ड है, सोशल फैक्ट मतलब सोशल फैक्ट होता है, तो इसको लिखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने आंसर में हमेशा टेक्निकल कीवर्ड्स ही लिखिए, कुछ सोशियोलॉजिकल जार्गन्स हैं उनको जरूर मेंशन करें, रादर देन मियर इल्यूजन और हाल्यूसिनेशन। तो इल्यूजन कौन मान रहा है, मार्क्स। तो हमने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया, मार्क्स जैसा बोल रहे हैं वैसा कौन नहीं बोल रहा है, डर्कहाइम। अब जल्दी से देखते हैं बॉडी में क्या लिखा है, रिजेक्शन ऑफ इवोल्यूशनरी एंड आइडियलिस्टिक थ्योरीज। तो इस बुक में इन्होंने कहा कि रिलीजन खत्म नहीं होगा। खत्म कौन मान रहा है, एनिमिज्म और नेचुरलिज्म को प्रपोज करने वाले लोग, टाइलर और मैक्स म्यूलर। या यूँ कहें ये स्पिरिट्स पर भरोसा रखते हैं, घोस्ट वर्शिप पर भरोसा रखते हैं, लेकिन ये सोसाइटी वर्शिप पर भरोसा रखते हैं। कह रहे हैं घोस्ट वर्शिप गलत बातें हैं, ये आपकी मनगढ़ंत बातें समझ में आती हैं, डेटा पे प्रमाइज्ड आपकी थ्योरी नहीं लग रही है। जबकि मेरी जो सोसाइटी वर्शिप की थ्योरी है वो डेटा पर प्रमाइज्ड है। और डेटा कहाँ से लिया गया, कॉलिन्स से, स्पेंसर से। और किस सोसाइटी का डेटा लिया गया, ये डेटा लिया गया अरुणा ट्राइब की। ही आर्ग्यूड दैट इफ रिलीजन वर मेरली घोस्ट वर्शिप, अगर आपकी बात सही मान लें, घोस्ट वर्शिप वाली बात, यही रिलीजन है, सोसाइटी वर्शिप ना माने, और अ ड्रीम बेस्ड हाल्यूसिनेशन, और इसको मान लें ये ड्रीम में है, इट कुड नॉट हैव रिमेन्ड अ पावरफुल फोर्स फॉर मिलेनिया। तो ये हजारों वर्षों तक जिंदा ना रह पाता, एग्जिस्ट ना कर पाता, क्योंकि आपका सपना खत्म तो रिलीजन खत्म, स्पिरिट का विचार खत्म तो रिलीजन खत्म। मीन्स अगर फंक्शनल ना होता रिलीजन तो रिलीजन इतना एग्जिस्ट कर ही ना पाता। ये क्रिटिक कर रहे हैं कौन, इस वर्क में डर्कहाइम, किसका, टाइलर का। तो डर्कहाइम और टाइलर का रिव्यू है वो आपस में अपोजिट है, ये समझ में आ गया। लेकिन ये कन्वर्ज भी कर रहा है, कन्वर्ज भी दिखेंगे कैसे कर रहा है। नेचुरलिज्म, मैक्स म्यूलर की थ्योरी, वो ये कह रहे हैं रिलीजन इज नेचर वर्शिप, लेकिन इसको डिसमिस कर रहे हैं। रिलीजन ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ऑ ऑफ नेचुरल फोर्सेस नोटिंग अ लेक ऑफ एम्पिरिकल एविडेंस। देखिए ये कह दिया कि रिलीजन, आप डर गए नेचर से इसलिए आपने नेचर को ही भगवान मान लिया, ये सही नहीं है एज पर डर्कहाइम। ये कह रहे हैं ये एम्पिरिकल एविडेंस पर प्रीमाइज थ्योरी नहीं है नेचुरलिज्म वाली। आप कह रहे हैं वैदिक एज में नेचुरलिज्म था, लेकिन ये सही नहीं है, ये आपके इंडिविजुअलिस्टिक या साइकोलॉजिकल क्लेम्स हो सकते हैं, आपके दिमाग में जो आया मनगढ़ंत बातें आपने कर दी। तो ही एडवोकेटेड, डर्कहाइम एडवोकेटेड फॉर काउजल एंड कंपैरेटिव एनालिसिस। तो इनकी जो थ्योरी है वो काउजल एंड कंपैरेटिव एनालिसिस फॉलो करती है। चूजिंग द अरुणा ट्राइब टोटेमिज्म एज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू कलेक्ट एंड वेरीफाई द डेटा साइंटिफिकली। तो ये कह रहे हैं मैंने तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी को रीड किया, इतनी सिंपल, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। अब बताइए इतनी मतलब सिंपल सोसाइटी को जब रीड कर रहे हैं, मीन्स लेस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को रीड कर रहे हैं, तो हमें जो भी फाइंडिंग आएंगी वो तो सही ही होंगी ना। ये कहना है किसका, किसका है ये कहना, डर्कहाइम का। तो ये अपनी थ्योरी को डेटा पर आधारित बोल रहे हैं। आल तो डेटा इन्होंने उठाया है कुर्सी पर बैठे हुए, किसका, कॉलिन्स और स्पेंसर। रिलीजन का कॉग्निटिव फंक्शन है, जैसे ऑरिजिन ऑफ कैटेगरीज। कैटेगरीज का मीनिंग क्या है, क्लासिफिकेशन। रिलीजन की वजह से लोग क्लासीफाई कर पाए, किसे, टाइम को समझना सीख गए,
स्पेस को समझ पाए। जैसे पर्टिकुलर टाइम में अगर सन यहाँ पर होगा तो ये फेस्टिवल होगा, मीन्स टाइम को जानना साइंस से पहले लोग रिलीजन के द्वारा ही समझ पाए थे। अब एक दौर आ गया है, अब बैसाखी होगी, तो वो टाइम जो जानना है, क्योंकि उन्हें एक जगह सोशल गैदरिंग चाहिए थी, तो सोशल गैदरिंग एक टाइम पर ही होती थी, तो टाइम को जानना सीख गए थे। एक स्पेस पर ही होती थी, तो वो स्पेस को समझने लगे थे, दूरी जानने लगे थे, डिस्टेंस को जानने लगे थे, ये सब जानने लगे थे प्रायर टू द अराइवल ऑफ साइंस। डरखाइम पोजिटेड दैट रिलीजन इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज गिविंग एक्सपीरियंसेस। तो रिलीजन ने लोगों को एक्सपीरियंस दिया, किसका? टाइम और स्पेस का। लोग इसको कैटेगराइज कर पाए, क्लासीफाई कर पाए। थ्रू रिलीजन इंडिविजुअल फर्स्ट गेन्ड एसेंशियल कॉग्निटिव कैटेगरीज सच एज स्पेस, टाइम एंड यूनिटी, जो मैंने यहाँ पर आपको बात बताई। Religious life provided the framework through which people defined their existence and the nature of the social world long before scientific inquiry. तो साइंस के आने से पहले रिलीजन वही काम कर रहा था जो आज साइंस करती है। साइंस हमें क्या बताती है? कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताती है। टाइम के बारे में हम लोग घड़ी साइंस से ही बनाए। तो जो साइंस का काम था वो रिलीजन बहुत सदियों पहले नहीं है, एक साथ रहते हैं। द चर्च एज मोरल कम्युनिटी। तो चर्च का मीनिंग यहाँ पर बिल्डिंग से मत समझिए, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से समझिए, सोशल फैक्ट से समझिए। जो लोग एक साथ सोचते हैं उसको ही कहा गया चर्च। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इन ए मोनोथिस्टिक सोसाइटी। इट इज नॉट मेरली अ बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग तो नहीं है, बट अ सिंगल मोरल कम्युनिटी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्रिएटेड बाई अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सेक्रेड थिंग्स। तो टेक्निकल की टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया सेक्रेड थिंग्स। तो चर्च का मीनिंग क्या है? शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। तो रिलीजन के बारे में जो भी कुछ रखाई में इसमें लिख रहे हैं उसको बस हम एलेबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है? एलेबोरेट। मैकेनिक्स ऑफ टोटेमिक रिचुअल्स। सोशल बैटरी के बारे में लिखा। रिचुअल से क्या है? सामाजिक झगड़े कम हो जाते हैं, इसीलिए सोशल बैटरी लिखा। बैटरी क्या करती है? कुछ सेव करके रखती है। तो रिचुअल क्या सेव करके रखा है? समाज। समाज में क्या? सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी को बचा के रखा जाता है, किससे? रिचुअल्स के द्वारा। अगर रिचुअल हो जाते हैं तो सोशल हार्मनी बढ़ जाती है। एक पैराडॉक्स की बात थी, वो भी इसी वर्क में लिखी हुई है कि जब ये लोग मिलते हैं तो जो इनका टोटेम होता है उसको किल करते हैं और उसके फ्लैश को ईट करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? अपने ही टोटेम को मार देना और खुद में डिस्ट्रीब्यूट करके खा लेना, ऐसा क्यों होता है? इससे तो कलेक्टिव सॉलिडरिटी घटनी चाहिए, लेकिन ये तो बढ़ा दे रही है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है, वो कलेक्टिव कंसाइंस है कि ऐसा करने से टोटेम की जो स्पिरिट है वो खुश होगी, तो ऐसा वो करते हैं। तो जब वो ऐसा कर रहे हैं, वास्तव में वो तो ये सोच रहे हैं कि टोटेम की स्पिरिट खुश होगी, लेकिन वास्तव में वो क्या है? एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उसके फ्लैश को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, तो क्या होता है? सोशल सॉलिडरिटी या सोशल कोहेजन बढ़ जाता है और इगोइज्म खत्म हो जाता है। मीन्स आपका जो इंडिविजुअलिस्टिक थॉट है वो खत्म हो जाता है। तो इंडिविजुअलिज्म खत्म है और सोशल कोहेजन बढ़ जाता है। कलेक्टिव सिंगिंग एंड डांसिंग। तो कलेक्टिव इफर्बिसेंस वाली बात है, फीलिंग और बिलोंगिंगनेस वाली बात है, किससे? टोटेमिक रिचुअल्स। इसीलिए इसको कहा गया सोशल बैटरी। ट्रांजिशन टू सिविक रिलीजन इन मॉडर्निटी। और मॉडर्न सोसाइटी में क्या देखने को मिलेगा? सिविक रिलीजन। रिलीजन तो दिखेगा लेकिन सिविक रिलीजन दिखेगा। मीन्स क्या नहीं दिखेगा? एलिमिनेशन ऑफ रिलीजन नहीं दिखेगा, जो कि बोला जा रहा है किसके द्वारा? मार्क्स के द्वारा। एलिमिनेशन ऑफ रिलीजन। तो टोटेम तो दिखेंगे लेकिन न्यू टोटेम, न्यू सेक्रेट्स, जैसे नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, नेशनल हीरोज रहता है। यहाँ पर भी हार्मनी, सेकुलर सेक्रेट रिचुअल्स की बात है। ट्रू वर्सेस फॉल्स रिलीजन। डरखाइम के काम आए और उस रिलीजन को फॉल्स रिलीजन कहते हैं जो कन्फ्लिक्ट बढ़ाने को काम आए। अब आप ये बताइए, इस दुनिया में कोई रिलीजन ऐसा है जिसमें कन्फ्लिक्ट ना हो? शायद नहीं। इसीलिए इस दुनिया में जो भी रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं, डरखाइम इसको फॉल्स रिलीजन ही कहते हैं। तो इसलिए इस आर्गुमेंट के बेसिस पर इनकी थ्योरी फिलोसॉफिकल ज़्यादा समझ में आती है और ग्राउंडेड कम समझ में आती है, क्योंकि ट्रू रिलीजन तो आएगा, ऐसा कोई रिलीजन है ही नहीं। डरखाइम्स वर्क वाज अल्टीमेटली अ सोशियोलॉजी ऑफ होप एंड रिफॉर्म कर रहे हैं, तो सोशियोलॉजी ऑफ फंक्शन। ही डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एज लॉन्ग एज सोसाइटी एग्जिस्ट रिलीजन विल परसिस्ट। तो सोसाइटी वर्शिप ही रिलीजन है, तो जब तक सोसाइटी रहेगी तब तक रिलीजन रहेगा, कभी रिलीजन खत्म नहीं होगा। मोरल इंटीग्रेशन द कंट्रोल ऑफ इगोइज्म, जो ऊपर पढ़ा
इसको 3 लाइन में समराइज कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट वे डिड डर्कहाइम परसीव रिलीजन एज फंक्शनल टू सोसाइटी। तो रिलीजन के बारे में बताना है डर्कहाइम क्या कह रहे हैं, और फंक्शनैलिटी पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो फंक्शनल ही बताएं, मीन्स जो अभी तक हम पहले पढ़ते आए हैं बस उसको दोबारा से लिख देना है और कुछ भी नहीं। सेम इंट्रोडक्शन रहेगा और सेम बॉडी रहेगी और कंक्लूजन भी लगभग सिमिलर ही रहेगा। नॉट अ मेयर इल्यूजन, सोशल फैक्ट, सोशल ऑर्डर, गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड, सब सोसाइटी पर फोकस। डर्कहाइम परसीव्ड रिलीजन एज ए फंक्शनल फॉर सोसाइटी इन फॉलोइंग पेज। तो कलेक्टिव परविसेंस, ओवरकमिंग इंडिविजुअलिज्म, शेयर्ड मोरालिटी, सेक्युलराइजेशन ऑफ नॉर्म्स, ये सब पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे। सोशल बैटरी की बातें हैं, कम्युनिटी सर्वाइवल की बातें हैं, इसीलिए फंक्शनल है। कॉग्निटिव फंक्शंस भी कुछ हैं, इंडिविजुअल को भी मदद कर रहा है, जैसे उसे टाइम और स्पेस की नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, वो क्लासीफाई कर पा रहा है डिफरेंट टाइम जोन्स को, डिफरेंट क्लास को वो क्लासीफाई कर पा रहा है, डिफरेंट लोकेशंस को वो क्लासीफाई कर पा रहा है। तो साइंस और रिलीजन में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं देख रहे हैं। फंक्शंस इन मॉडर्न सोसाइटी, इवन टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में भी देखिए, मॉडर्न सोसाइटी के रिस्पेक्ट में भी देखिए, आज भी फंक्शनल रिलीवेंस है किसका, रिलीजन का। रिसेक्लाइजेशन थ्योरी है, न्यू टोटेम्स, न्यू सेक्रेट्स की बातें हैं, सिविक रिलीजन की बातें हैं। तो अब देखिए कंक्लूजन क्या है। डर्कहाइम डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन ट्रू रिलीजन एंड फॉल्स रिलीजन। ट्रू रिलीजन क्या है, जिसमें सोसाइटी वर्शिप हो, जो सोशल हार्मनी को बढ़ाने के काम आए, जबकि फॉल्स रिलीजन क्या है, जिसमें प्रैक्टिस दिखें कम्युनल राइट्स की, जो समाज को डिवाइड करे। He concluded that religion is universally present because it is the symbolic manifestation of group's power over the individual. तो रिलीजन सब जगह क्यों है, क्योंकि सब जगह लोग ही हैं, सब जगह सोसाइटी है, इसीलिए सब जगह रिलीजन अपने आप ही होना है। इंश्योरिंग द स्मूथ कंटिन्यूटी ऑफ द सोशल सिस्टम, इसी वजह से रिलीजन ऐसा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। अगर सिस्टम वर्ड आया है तो आप समझ जाइए वहाँ पर फोकस आपको किस पर करना है, कंटिन्यूटी पर। अगर सिस्टम किसी को लिख दिया है तो समझ जाइए वो कंटिन्यूअस है। जैसे आप कहें अब पढ़ाई सिस्टम से होने लगी है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी पढ़ाई कंटिन्यूअस होने लगी है। आपकी पढ़ाई में जो भी व्यवधान है, व्यवधान तो आएंगे लेकिन आप उनको टैकल कर ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख गए हैं। कंप्यूटर एक सिस्टम है, तो इसका मतलब क्या है, ये चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन रिचार्ज भी होता है। तो इसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग लगी रहती है, लेकिन ये कंटिन्यूअस बना रहता है। हार्ड डिस्क खराब होती है, आप इसको रिप्लेस कर लेते हैं, तो तभी इसको सिस्टम कहा गया। इसमें कुछ इनपुट है तो कुछ आउटपुट भी मिल रहा है, इसीलिए इसको सिस्टम कहा गया। ऐसे रिलीजन में ये कंटिन्यूअस है, इसके कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इनपुट दीजिए कुछ आउटपुट मिलेंगे। इसमें सोशल बैटरी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्रिटिकली कंपेयर द व्यूज ऑफ ईवी टाइलर एंड मैक्स म्यूलर ऑन रिलीजन। कैसे करना है, क्रिटिकली कंपेयर करना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, कुछ कॉमन पॉइंट बताएंगे। तो दोनों को क्लासिकल इवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल थ्योरीज कहा जाता है, विच फोकस ऑन द ऑरिजिन एंड प्रोग्रेशन ऑफ रिलीजन, religious thoughts through human history. While both viewed religion as a response to human needs, they differed significantly in their assessment of its starting point and psychological drivers. तो कहीं पर ये सिमिलर हैं और ज़्यादातर जगह डिसिमिलर हैं। डिसिमिलरिटी पर फोकस करेंगे क्योंकि हमें क्रिटिकल व्यू चाहिए, इसलिए। अब टाइलर साहब कौन सी थ्योरी दे रहे हैं, एनिमिज्म की। तो यहाँ पर एनिमे का मीनिंग लाइफ फोर्स, स्पिरिट और साउल। तो यहाँ पर आप बेसिक मीनिंग भी करके एक लाइन बना सकते थे। यहाँ पर नेचुरलिज्म की बात है जो मैक्स मिलर साहब दे रहे हैं, तो यहाँ पर नेचर वर्शिप की बात है। तो आप अगर किसी की पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको पावरफुल समझते हैं, आप उसका लोड लेते हैं, और पूजा करने के बाद आपको ऐसा फील होने लगता है कि अब हम इस पावरफुल एंटिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमने भगवान को 4 लड्डू चढ़ाए, भगवान तो पावरफुल हो सकता है लेकिन अब हमारे कंट्रोल में है, वो खुश हो गया हमसे। ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं कौन, मैक्स मिलर। जबकि ईवी टाइलर बात कर रहे हैं एनिमा की, स्पिरिट की, साउल की, लाइफ फोर्स की। जैसे ऑरिजिन ऑफ रिलीजन को देख रहे हैं ईवी टाइलर विद रिस्पेक्ट टू स्पिरिट्स और इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस की वजह से, जबकि ये मैक्स म्यूलर साहब नेचुरलिज्म की वजह से ऑरिजिन ऑफ रिलीजन देख रहे हैं, मीन्स फोर्सेस ऑफ नेचर। तो मैंने आपको जब इसकी थ्योरी बता रहा था, मैंने बताया था प्रकृति का भौकाल, मीन्स आप प्रकृति के भौकाल से डर गए। वो आपके ऊपर बाढ़ ले आती है, तूफान ले आती है, धूप इतनी होती है लोग खड़े खड़े मर जाते हैं। कभी अपने सर्वाइवल रिलीजन के एग्जिस्टेंस से समझते हैं या नेचर की एग्जिस्टेंस से समझते हैं। इनका फोकस किस पर है टाइलर का, इंटेलेक्चुअल नीड्स पर। इंटेलेक्चुअल नीड्स का मीनिंग क्या है,
लाइफ डेथ का क्वेश्चन था, क्या होती है लाइफ, क्या होता है डेथ, क्या होता है ड्रीम, क्या होता है विजन, क्यों होती है शैडो। इन सब के आंसर एक चीज में मिल गए स्पिरिट में, कि ये जो भी है आत्मा की वजह से है। तो कुछ आपके डाउट्स आए, उनको आंसर किया गया, और उन आंसर में हमने एक मैन्युफैक्चरिंग की किसकी, स्पिरिट की, और इसीलिए आप उसको वर्शिप करने लगे, क्योंकि आप स्पिरिट को वर्शिप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कुछ चीजें जानते नहीं हैं, और उसके पीछे ये स्पिरिट को माना गया, इसलिए आप उसको पावरफुल मानने लगे। जबकि ये इमोशनल नीड्स की वजह से वर्शिप कर रहे हैं। इमोशनल नीड मतलब वो डर गए हैं, या टेरराइज्ड हैं, या आश्चर्यचकित हैं, वंडर को फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर को पावरफुल मान रहे हैं, क्योंकि ये अब नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आल्दो आज की दुनिया में आप नेचर को कंट्रोल करने की भूल कर रहे हैं, आप मानने लगे कि हम नेचर को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए शायद नेचरिज्म की जो थ्योरी है डिग्रेड होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपको अब लगने लगा है नेचर पावरफुल नहीं है, अब हम पावरफुल हैं। हम चाहेंगे कभी भी माइंड से नेचर को उड़ा देंगे, हम चाहेंगे तो आर्टिफिशियल रेन कर लेंगे, हम चाहेंगे तो वाटर लेवल कितना भी नीचे आए हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो हम ये जानने लगे हैं कि नेचर अब पावरलेस हो गया। शायद ऐसा इसी वजह से है कि हमें नेचरिज्म आज नहीं दिख रहा है। जबकि पहले की सोसाइटी में क्या होता था, ह्यूमन पावरलेस समझ में आता था और नेचर पावरफुल समझ में आता था, इसलिए लोग नेचर का लूट ले लेते थे और उसकी पूजा स्टार्ट करने लगते थे। ये कहना है किसका, मैक्स म्यूलर का। इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में क्या है, एनिमिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। इसका एक क्रिटिक है कि अगर यही सीक्वेंस फॉलो हो तो वो सोसाइटी सिविलाइज्ड बनेगी। मीन्स हर एक सोसाइटी पहले सेवेजरी थी, जंगली थे, फिर बारबेरियन हुए और फिर सिविलाइज्ड बने। अब ये लोग क्या कहते हैं, टाइलर भी क्या कहते हैं कि यूरोपियन सोसाइटी तो शायद सिविलाइज्ड हो गई, इसीलिए वहाँ मोनोथिज्म है, लेकिन जहाँ पे पॉलीथिज्म है वो लोग बारबेरिक हैं। मीन्स इंडियन सोसाइटी को वो बारबेरिक सोसाइटी बताते हैं। या जहाँ पर भी एनिमिज्म, मीन्स जहाँ पर भी आत्मा की बातें हो रही हैं धर्म में, वो तो सेवेजरी फॉर्म में है, वो तो इवॉल्व करे ही नहीं। उन्हें भी इवॉल्व अभी करना है, वो जाएंगे बारबेरियन बनेंगे, फिर कहीं सिविलाइज्ड बन पाएंगे। और हम लोग तो सिविलाइज्ड बन ही गए हैं, यूरोपियन सोसाइटी। तो ये यूरोपियन सोसाइटी को बहुत ज़्यादा अच्छा बताते हैं और दूसरी सोसाइटी को बहुत पिछड़ा बताते हैं, इसीलिए ये टर्म यूज करते हैं, बारबेरिज्म, सेवेजरी, सिविलाइजेशन। जबकि मैक्स म्यूलर कुछ इवोल्यूशनरी थ्योरी नहीं दे रहे हैं, ये साइक्लिकल थ्योरी ज़्यादा देते हैं, क्योंकि ये कहते हैं नेचर इज सीन एज द मदर ऑफ रिलीजन। ये नेचर को ही मदर ऑफ रिलीजन कह रहे हैं और नेचर में कुछ ऐसा प्रोग्रेस नहीं देखते हैं। कोर कंसेप्ट क्या है, स्पिरिट और साउल और कहिए एनिमा, वो ड्रीम्स की वजह से है। ड्रीम्स का आंसर कहाँ मिला इसमें, ह्यूमन ग्रेजुअली पर्सोनिफाइड द डिवाइन प्रेजेंस विद इन नेचर। म्यूलर कह रहे हैं कि नेचर को ही डिवाइन फॉर्म दे दिया गया, तो नेचर वर्शिप ही रिलीजन है। और डरखाइम क्या कह रहे हैं, सोसाइटी वर्शिप ही रिलीजन है। ये सोसाइटी वर्शिप की बात कर रहे हैं, ये नेचर वर्शिप की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये एनिमा की बात कर रहे हैं, ये आत्मा की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर लिखा फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल। आप रिलीजन जो मान रहे हैं, आपने किसी को भगवान मान लिया और उसकी आप चैंटिंग करने लगे, और उस चैंटिंग से आपको क्या लग रहा है कि हम अब भगवान को खुश कर सकते हैं। तो खुश का मतलब क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं। हम जैसा चाहेंगे 2-4 मंत्र बोलेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे और वो खुश हो जाएगा, फिर वो बारिश नहीं कराएगा, सूखा नहीं लाएगा। ये आपको फॉल्स सेंस होता है। तो मिथ इज अ चार्टर ऑफ सोसाइटी, ये मलिनोस्की बोलते हैं, मिथ इज अ चार्टर ऑफ सोसाइटी। मिथ भी सोसाइटी का नियम बना देता है। तो कल्चर जो है वो मिथ है, लेकिन वो चार्टर की तरीके से एक्ट करता है सोसाइटी में, इसीलिए यहाँ पर ये टर्म यूज किया गया फॉल्स सेंस। अब कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर जो नहीं लिखे थे आप लिख सकते हैं अपने कॉपी पेन से, जैसे टाओइज्म, शिंटोइज्म, ये कुछ फॉर्म है किसके, एनिमिज्म के, जो दिखते हैं कहाँ, चाइना और जापान में। जबकि नेचरिज्म कहाँ दिखेगा, इंडिया में। अब देखिए टाइलर साहब चाइनीज और जापानीज सोसाइटी को कैसे कहेंगे, ये तो सेवेजरी वाली सोसाइटी है, यहाँ पे तो एनिमिज्म दिख रहा है। और हम लोग जो यूरोपियन वाले हैं तो ये तो मोनोथिस्टिक सोसाइटी हो गए, तो हम लोग सिविलाइज्ड हो गए। तो आपको भी बनना है, आप ये प्रोग्रेस फॉलो करिए, तभी आप सिविलाइज्ड बनेंगे। तो यूरोसेंट्रिक थ्योरी है इनकी, यूरोसेंट्रिक, सब चीज़ें यूरोप सेंट्रिक रहती हैं और सबके लिए इनका बायस रहता है। क्वेश्चन क्या था, क्रिटिकली कंपेयर द व्यूज ऑफ ईबी टाइलर एंड मैक्स म्यूलर। तो हमने इनके व्यूज को
देख लिया, उनमें डिफरेंस फाइंड किया। अब इनको भी क्रिटिसाइज करेंगे, इन दोनों को भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। रिजेक्शन बाई डकहाइम। डकहाइम रिजेक्टेड बोथ थ्योरीज एज हाल्यूसिनेशन, ये मनगढ़ंत बातें हैं। ही आर्ग्यूड दैट इफ एनिमिज्म वर merely ghost worship based on dreams, it could not have remained a powerful social force for millennia। अगर ड्रीम की बातें होती तो ड्रीम तो आपका सुबह उठ जाओगे ड्रीम खत्म हो जाएगा, तो क्या सुबह रिलीजन भी खत्म हो गया? शायद नहीं। रिलीजन तो एग्जिस्ट कर रहा है हजारों वर्षों से, तो इसके लिए सोसाइटी वर्शिप ज़्यादा समझ में आ रही है, ना कि सोल और इंटेलेक्चुअल डाउट्स। ही आल्सो डिसमिस्ड नेचुरिज्म ड्यू टू अ परसिव्ड लेक ऑफ एम्पेरिकल एविडेंस। बोले आप तो नेचुरलिज्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी सोसाइटी आज तो नहीं है कहीं। वैदिक सोसाइटी आप कहाँ दिखेगी? आज इंडिया में भी कोई 100% वैदिक रिचुअल्स कौन फॉलो कर रहा है? तो एम्पेरिकल एविडेंस तो कहीं नहीं दिख रहा। हम लोग अब तो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर नेचर को हम गॉड मान रहे होते तो नेचर का एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता? ये कह रहे हैं कौन? डकहाइम। इसलिए आपकी ये बातें पर्सनल थॉट हैं मैक्स मुलर की, क्योंकि अब तो लोग नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नेचर को वर्शिप तो कोई नहीं कर रहा। इनकी भी थ्योरी आर्मचेयर सोशोलॉजी कही जाती है। स्पेकुलेशन समझ में आ रही है, क्योंकि ऐसी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरा, यूरोसेंट्रिक बायस है इनकी थ्योरी में, मीन्स यूरोप को अच्छा बताना और सबको खराब बताना। वेस्टर्न स्टाइल मोनोथीज्म को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजियस सिविलाइजेशन, मीन्स इन्होंने मोनोथीज्म को इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में सबसे डेवलप्ड स्टेज बताई, उसी को सिविलाइजेशन कहा, और कहा यूरोप में क्योंकि मोनोथीज्म है इसीलिए हम लोग सिविलाइज्ड हैं। और ओरिएंटल सोसाइटी में एनिमिज्म देखने को मिलेगा, पॉलीथीज्म देखने को मिलेगा, इसीलिए आप सेवेजरी या बारबेरिज्म में हैं। तो सेवेजरी, बारबेरिज्म और सिविलाइजेशन जो नॉमेनक्लेचर है ये किसने दिया था? एल.एच. मॉर्गन ने। और देखिए परसिस्टेंस ऑफ फेथ, रिलीजन तो आज भी जिंदा है, जबकि टायलर साहब तो कह रहे हैं साइंस वुड रिप्लेस रिलीजन। ऐसा तो कहीं समझ में नहीं आ रहा, तो टायलर की थ्योरी इसीलिए गलत है। हैज बीन चैलेंज्ड बाय द रिवाइवल एंड परसिस्टेंस ऑफ फेथ इन मॉडर्न सोसाइटी, प्रूविंग दैट रिलीजियस एंड रेशनल सिस्टम ऑफन कोएग्जिस्ट। तो साइंस और रिलीजन दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो इसको कंक्लूड करेंगे। टायलर viewed religion as a primitive attempt to intellectually explain the mysteries of the soul and dreams, whereas Muller viewed it as emotional response to the majesty and terror of the nature। तो कुछ लोग नेचर से डरे हुए थे और कुछ लोगों के दिमाग में डाउट्स बन रहे थे, तो उनके जो उन्हें आंसर्स मिले वो रिलीजन से मिले। किसी ने उसको स्पिरिट माना, एनिमा माना, लाइफ फोर्स माना, और किसी ने नेचर की वर्शिप की। While both provided early framework for the sociology of religion, तो जब कुछ भी नहीं था तब इनकी ये थ्योरीज थी। Their speculative methods were eventually superseded by functional and interpretive approach। अब क्योंकि सोशोलॉजी इवॉल्व कर चुकी है, फंक्शनल और इंटरप्रेटिव अप्रोच आ चुकी हैं, इसलिए अब लोग इनकी सोशोलॉजी को क्वेश्चन करने लगे हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट में एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्रिटिकली एग्जामिन द रिलीवेंस ऑफ डकहाइम्स व्यूज ऑन रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। देखिए अब इसमें हमें क्रिटिसाइज करना है डकहाइम व्यूज ऑन रिलीजन इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी मीन्स जो आज की सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में रिलीजन को कैसे डकहाइम देख रहे हैं, पहले तो उसको बताइए, फिर उसको क्रिटिसाइज करिए, मीन्स अपोजिट व्यू भी बताइए। सबसे पहले डकहाइम का व्यू बताएंगे रिलीजन पर। ये इंट्रोडक्शन में बता दिया, गॉड इज सोसाइटी डिविनाइज्ड, पावर ऑफ द कलेक्टिव ओवर द इंडिविजुअल, रियल एक्सपीरियंसेस। और रिलीवेंस की बात करी, सिविक रिलीजन की, रीसेक्लाइजेशन की। देखो हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिविक रिलीजन बताया, रीसेक्लाइजेशन ऐसा प्रोसेस बताई, ठीक। न्यू सेक्रेड की बातें बताई, ओल्ड सेक्रेड की रिप्लेसमेंट की बातें बताई, ये सब हमने इंट्रोडक्शन में बताया। शेयर्ड मोरलिटी एंड सोशल कंट्रोल। अब जो बेसिक टीनेट्स हैं रिलीजन की, उनकी जो थ्योरी जिस पर प्रिमाइज्ड है, अब उसको लिख देंगे। जैसे आज की सोसाइटी में प्रोफेशनल एथिक्स ही न्यू रिलीजन है, इसको आप रिलीजन कह सकते हैं आज की सोसाइटी में। मॉडर्न डे सोसाइटी में आज दिखेगा सेक्लाइजेशन ऑफ नॉर्म्स। इसका मीनिंग क्या है? जो लॉ है वो भी सेक्रेड हो गया है आज। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बातें हैं, कोर्ट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, तो सेक्रेड हो गए हैं नॉर्म्स भी। मैनी मॉडर्न लॉज एंड सोशल नॉर्म्स डिराइव द कोर्सिव पावर फ्रॉम बीइंग ट्रीटेड एज सेक्रेड और फॉरबिडन। तो जैसे हमने टोटेमिक सोसाइटी में देखा या अरुंटा ट्राइब के केस में देखा, सेक्रेडनेस की जो फीलिंग थी वो क्यों थी? क्योंकि
उसे उस सिस्टम को कंटिन्यू कराना था। तो किसी भी सिस्टम को कंटिन्यू कराने के लिए सेक्रेडनेस की फीलिंग चाहिए। तो चाहे आप उस पर लगाइए, चाहे मॉडर्न रिलीजियस सोसाइटी पर लगाइए, ये उतना ही रिलीवेंट है। परसिस्टेंस ऑफ रिचुअल्स इन साइंटिफिक एराज। तो रिचुअल तो आज साइंटिफिक एरा में भी फॉलो किए जा रहे हैं। तो रिचुअल ऐसा सोशल बैटरी आज भी यूज हो रही है। रिचुअल्स ऑफ सक्सेस, इवन साइंटिस्ट भी प्रे करते हैं। तो साइंटिस्ट भी कोई मिशन में जब कामयाब होते हैं तब प्रे करते हैं, और मिशन के पहले भी प्रे करके ही जाते हैं। मीन्स गॉड पर विश्वास वो रख रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल सोलेस उन्हें मिल रहा है, सर्टेनिटी की कुछ फीलिंग आ रही है, क्योंकि अननोन से डर उन्हें भी लगता है। अब कुछ क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन। तो अभी तो हमने रिलेवेंस की बातें देखी, अब उसको क्रिटिसाइज करते हैं। डकहाइम डिस्फंक्शंस पर फोकस नहीं करते हैं, जैसे कम्युनल राइट्स हैं, डिवाइसिव एंड ऑपरेसिव रूल्स हैं। दलित कम्युनिटी हिंदू धर्म को या हिंदू सोसाइटी को क्यों वर्शिप करेगी, क्योंकि वो तो सोसाइटी उसको एक्सप्लॉइट करती थी। तो इन बातों को नहीं समझाया गया या बताया गया डकहाइम के द्वारा। रिलीजियस सिवाइवलिज्म, डकहाइम तो सिविक रिलीजन की बात कर रहे हैं, सिविलाइज्ड रिलीजन की बात कर रहे हैं, रिलीजन एसोसिएटेड विद सिटीजनशिप। लेकिन वास्तव में आपको छोटे छोटे धर्म की दुकानें खुलती हुई दिख रही हैं, कल्ट और सेक्ट का राइज भी दिख रहा है। तो अकेला सिविक रिलीजन की बात नहीं है, जो रिलीजन है वो खुद में वैसा ही है। रिलीजियस फंडामेंटलिज्म दिख रहा है, रिलीजियस सिवाइवलिज्म दिख रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि अनसर्टेनिटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, जिसको एंथनी गिडन्स कहते हैं, एंकर की तरीके से रिलीजन यूज हो रहा है फॉर एन इंडिविजुअल। लोग अब धार्मिक किताबों को दोबारा से इंटरप्रेट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं दुनिया वैसे ही चलेगी जैसे मेरे धर्म की किताबों में लिखा है। ऐसा हमने किसके रूल में देखा? तालिबान के रूल में देखा, आयतुल्लाह खोमेनी के रूल में देखा, इन ईरानियन रेवोल्यूशन। निग्लेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल पर फोकस नहीं करते। कौन? डकहाइम। पीटर बर्जर, तो हमने इनका क्रिटिसिज्म पहले ही देख लिया था। फॉर व्यूइंग रिलीजन सोलली एज सोसाइटी वर्शिप, आर्ग्यूइंग दैट इट इग्नोर्स द इंडिविजुअल क्वेस्ट फॉर मीनिंग। तो इंडिविजुअल रिलीजन को कैसे समझ रहा है, उसको ये नहीं समझते। ये तो बस सोसाइटी वर्शिप की ही बात करते हैं। एंड द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ डिविनिटी, क्या पता किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को सोसाइटी ने तो परेशान किया हो, लेकिन भगवान ने उसको दर्शन दे दिए गए। जैसे मीराबाई हैं, तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सोसाइटी से कनेक्टेड नहीं रहते थे, लेकिन फिर भी गॉड में विश्वास रखते थे। डकहाइम व्यूज रिमेन्स अ सोशोलॉजी ऑफ होप। तो डकहाइम की सोशोलॉजी तो फंक्शनल सोशोलॉजी है, और फंक्शनैलिटी ही होप पैदा करती है। इलस्ट्रेटिंग दैट एज लॉन्ग एज सोसाइटी एग्जिस्ट, सम फॉर्म ऑफ द सेक्रेड विल persist to ensure moral integration. However, his model is limited by its unidimensional focus. देखिए, शुरुआत में हमने फंक्शनैलिटी की बात की, और कंक्लूजन के लास्ट में हमने कन्फ्लिक्ट की बात की और उसके क्रिटिक की बात की। तो ऐसे हमें कंक्लूड करना है अपने आंसर को, और हमने अपने ओपिनियन भी दिया, रिक्वायरिंग कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स टू बैलेंस हिज व्यूज विद पर्सपेक्टिव दैट अकाउंट फॉर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड इंडिविजुअलाइजेशन। तो अब हमें इनके व्यूज में रिलीजियस कन्फ्लिक्ट और इंडिविजुअलाइजेशन को अगर ऐड कर दें तो शायद उनकी थ्योरी मोर रिलेवेंट समझ में आए। तो एक सॉल्यूशन भी दिया, प्रॉब्लम पर भी डिस्कस किया, और उनकी रॉ फॉर्म में जैसी थ्योरी है उसको भी डिस्कस किया। एक और क्वेश्चन है, हाईलाइट द डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन टोटेमिज्म एंड एनिमिज्म। तो ये जो टोटेमिज्म है वो डर्कहाइम की है, एनिमिज्म जो है वो टाइलर की है। तो सबसे पहले सिमिलरिटीज देखेंगे, फिर डिफरेंसेस देखेंगे, और फिर फाइनल कंक्लूड करेंगे। लेकिन सिमिलरिटी पढ़ने से पहले हमें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा। टोटेमिज्म एंड एनिमिज्म रिप्रेजेंट्स टू फाउंडेशनल वेज इन विच प्रिमिटिव सोसाइटीज, सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटीज, इंटरैक्टेड विद द सुपरनैचुरल एंड द नेचुरल वर्ल्ड, while both are considered elementary forms of religious life, they differ significantly in their focus and theoretical origins. तो इंट्रोडक्शन में हमने बताया कहीं सिमिलरिटी भी देखने को मिलती है और डिसिमिलरिटी भी देखने को मिलती है। अब हम सिमिलरिटी की बात करेंगे। दोनों में बिलीफ इन स्पिरिट्स को डिनाई नहीं किया जाता। वो टोटेम से एसोसिएट करते हैं स्पिरिट्स को, और ये एनिमा से एसोसिएट करते हैं। बोथ सिस्टम रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट्स, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स स्पिरिट को भी टोटेम कंसीडर करते हैं। साउल्स और लाइफ फोर्स विद इन द एनिमल्स, प्लांट्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, तो दोनों यहाँ पर कन्वर्ज होते हुए दिख रहे हैं।
रिवरेंस फॉर नेचर, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स नेचर को सम्मान देते हैं। रिवरेंस फॉर द नेचुरल वर्ल्ड एज ए सोर्स फॉर स्पिरिचुअल पावर, दोनों की थ्योरी में ये दिख जाता है। रिचुअलिस्टिक फाउंडेशन, दोनों रिलीजन में रिचुअल्स का रोल है। सोशल कोहेजन, बोथ फंक्शंस एज मैकेनिज्म फॉर सोशल इंटीग्रेशन, तो चाहे एनिमिज्म हो चाहे टोटेमिज्म हो, सोशल इंटीग्रेशन होकर रहेगा। प्रोवाइडिंग अ शेयर्ड बिलीफ दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रुप आइडेंटिटी एंड सॉलिडरिटी, तो जो सब कल्चरल ग्रुप बनता है वो दोनों में ही बन जाता है और सोशल सॉलिडरिटी दोनों में देखने को मिलती है। ये तो बात रही सिमिलरिटीज की, बहुत डिफिकल्ट नहीं था इनको लिखना। अब डिफरेंस देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। टोटेमिज्म है वो स्पेसिफिक टोटेम की बात कर रहा है, जबकि एनिमिज्म ऑल थिंग्स की बात करते हैं। आत्मा सभी में है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर टोटेम की बात कर रहे हैं, चाहे एनिमल का टोटेम हो या प्लांट का टोटेम हो। दैट सर्व्स एज ए सेक्रेट सिंबल ऑफ अ पर्टिकुलर क्लैन और ग्रुप। तो और जो स्टडी है ये पर्टिकुलर क्लैन और ग्रुप की है। जैसे ये किसकी स्टडी थी? अरुंटा ट्राइब की, जबकि इनकी जो थ्योरी है एनिमिज्म, ये इस प्रिमिटिव सोसाइटी में कहीं पर भी लगा दीजिए, ये कह रहे हैं एनिमा में सभी बिलीव करते हैं। स्कोप टोटेमिज्म का स्पेसिफिक एंड लिमिटेड है, इनका जनरल एंड यूनिवर्सल है, क्योंकि ये सब जगह अप्लाई हो रहा है। ऑरिजिन या कॉज ऑफ रिलीजन क्या है? कलेक्टिव इफर्विसेंस, इसको ये समझ नहीं पाए कलेक्टिव इफर्विसेंस, इसीलिए सोसाइटी को डिविनाइज्ड बना दिया। जबकि यहाँ पर इंटेलेक्चुअल नीड्स की बात है, शैडो को नहीं जान पा रहे थे, ड्रीम को नहीं जान पा रहे थे, लाइफ और डेथ के बारे में नहीं जान पा रहे थे। इसके आंसर्स में इन्होंने किसको लिख दिया? स्पिरिट। ब्रेन के पीछे स्पिरिट्स है, और क्योंकि हम इनको जानते नहीं, ये पावरफुल चीज़ें हैं, इसकी हम वर्शिप करेंगे। तो स्पिरिट वर्शिप का कंसेप्ट यहाँ से आया। इस सिंबॉलिक एंड स्पिरिचुअल रिलेशनशिप विद अ स्पेसिफिक नेचुरल एंटिटी रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप्स ऑरिजिन, यहाँ पर भी स्पिरिचुअल करेक्शन टू एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर, तो यहाँ नेचर पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और स्पिरिट पर। आइडेंटिटी, द टोटेम क्रिएट्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन इनसाइडर एंड आउटसाइडर्स, तो ये ग्रुप की बात है। क्लैन ए का टोटेमिज्म कुछ है, क्लैन बी का कुछ है, जबकि यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक थॉट ज़्यादा है, फोकसिंग ऑन स्पिरिट विद इन द सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट रादर देन अ ग्रुप बाउंड्री। अब कंक्लूजन देखते हैं। सोशियोलॉजिकली डर्कहाइम आर्ग्यूड दैट टोटेमिज्म इज इसेंशियली सोसाइटी वर्शिपिंग इटसेल्फ, जो उन्होंने बोला वो लिख दिया। वेयर द टोटेम इज मैकेनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्लैंस पावर ओवर द इंडिविजुअल, तो सोशल फोर्स की बात है वो यहाँ पर बताई। कन्वर्जली बताया कैसे ये दोनों डिफर कर रहे हैं। टाइलर व्यूड एनिमिज्म थ्रू एन इंटेलेक्चुअलिस्ट लेंस, कुछ डाउट थे, इंटेलेक्चुअलिस्ट लेंस लगाया और एनिमा का कंसेप्ट निकाला। सीइंग इट एज द मोस्ट बेसिक इवोल्यूशनरी स्टेज, तो बेसिक इवोल्यूशनरी स्टेज का मीनिंग क्या है? अगर हम इवॉल्व करेंगे नंबर 1 से नंबर 2 से नंबर 3 जो हाईएस्ट स्टेज है, तो ये सबसे पहली स्टेज है। मीन्स अगर आप एनिमिज्म फॉलो कर रहे हैं तो आप समझिए आप इवोल्यूशनरी स्टेज में कहीं पहले नंबर पर लाई कर रहे हैं, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है। ये कौन बोल रहा है? टाइलर। रिलीजन अ प्रिमिटिव साइंटिफिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द ट्रबलसम क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो ये कह रहे हैं आप पहले नंबर पर इसलिए लाई कर रहे हैं क्योंकि आप लाइफ और डेथ में अंतर ही अभी तक नहीं जानते हैं। दुनिया तो एटम बम बनाने पर आ गई है, तो अगर आप पहले नंबर पर लाई कर रहे हैं तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा और ये पाथ ऑफ डेवलपमेंट फॉलो करना पड़ेगा। तो आप पहले बारबेरियन थे, पहले सेवेज थे, फिर बारबेरियन बने, उसके बाद कहीं सिविलाइज्ड बन पाएंगे। तो अगर आपकी सोसाइटी पॉलीथिस्टिक सोसाइटी है तो कहीं ना कहीं आप बारबेरियन कल्चर से एसोसिएटेड हैं। ये मानना है किसका? टाइलर का, जो एक यूरोसेंट्रिक बायस है। अब देखिए हमने कंक्लूजन में ये लिखा, इन मॉडर्न कंटेक्स्ट while traditional animistic belief might decline, totemism persists through civic religion। देखिए, while symbols like the national flag functions as modern totems for social solidarity, तो हमने मॉडर्न सोसाइटी से इसको एसोसिएट कराया कि आज की सोसाइटी में कैसे ये रिलीवेंट है। हम इसको और भी लिख सकते थे, एनिमिज्म की थ्योरी का डिस्टॉर्टेड रूप हमें आज सोसाइटी में देखने को मिलता है। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में आज भी नेचर में स्पिरिट की बात कही जाती है, नेचर में स्पिरिट की बात कही जाती है, आल्दो वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में है। इसको भी हम कंक्लूजन में लिख सकते थे। तो ये रहा सब टॉपिक 8A के जो भी क्वेश्चंस आए
उनके मॉडल आंसर्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आप देखिए, क्या आप ऐसे ही इन आंसर्स को लिख रहे थे, सोच रहे थे या समझ रहे थे, या आपको कुछ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हुई? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 8B और फिर उसके बाद टॉपिक 8C। उससे पहले आप रिवाइज करके आइएगा सभी लेक्चर्स जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी। थैंक यू।